आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सेना लगातार लोगों की मदद कर रही है। आपदा के कारण सड़क मार्ग के कटे होने के चलते हेलीकॉप्टर की मदद से आईटीबीपी के जवान लोगों तक खाना और जरूरी सामान पहुंचाने में लगे हुए हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सेना चैन बनाकर पीड़ितों तक भोजन भी पहुंचा रही है। तो हेलीकॉप्टर की मदद से लगातार जो जवान हैं आईटीबीपी के वो लगे हुए हैं और किसी तरह से उन लोगों तक मदद पहुंचे जिनको ज़रूरत है। आपदा प्रभावितों की मदद पूरी तरह से की जा रही है। किसी भी तरीके की उनको दिक्कत ना आए, खाने पीने से लेकर हर सामान की व्यवस्था वहां पर मुहैया कराई जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से हालात हुए हैं उसके बाद कई लोगों ने अपनों को खोया है, कई जिंदगियां अभी भी दाव पर लगी हुई हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। और कोशिशें प्रशासन की यही है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लिया जाए। चमोली में आई आपदा में अभी भी कई लोग मिसिंग हैं, जिसमें टिहरी जिले के भी 5 लोगों के होने की जानकारी सामने आई है। टिहरी के रोलाकोट निवासी जितेंद्र धने ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में टेक्नीशियन के पद पर तैनात हैं और आपदा के बाद से ही लापता चल रहे हैं। जितेंद्र की कोई खोज खबर न मिलने पर उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों के मुताबिक जितेंद्र जनवरी में छुट्टी पर घर आया था और 2 फरवरी को चमोली वापस लौटा था। वहीं 7 फरवरी को आई आपदा के बाद से ही वो लापता बताया जा रहा है। आपदा के बाद से परिजन जितेंद्र की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है। मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा कम से कम 6 महीने साल भर से ऊपर उसको वहाँ पे काम करते हो गया था। परसों ही भाई शादी में घर आया था, मेरी उससे बात हुई थी कि हाँ कि तेरे से मिलूंगा। वो अपने यहाँ गया था, पथरी गया था साथ में। तो भाई से उसे मुलाकात भी नहीं हुई थी। बोला मैं जब घर आऊँगा तो मिलेंगे, फिर बैठेंगे तो बात करेंगे। तो हमें भी इतना वो पता नहीं था कि मतलब ऐसे हो जाएगा। तो अभी तक भाई का कोई पता नहीं, कोई बहुत मिसिंग चल रहा है। मिसिंग पूरे घर वाले सब परेशान हैं कि कुछ तो मिले, कुछ मतलब कुछ सहारा हो हमें। तो हम चाहते हैं कि सरकार से जल्दी हमारा भाई कुछ जैसे भी मिले, पर हमें भाई चाहिए, कैसे भी मिले। घटना रही है और धने जी कहाँ थे, क्या काम करते थे? ये हमारा भतीजा भी 22 तारीख को छुट्टी पे आ रहा था, 22 तारीख को ड्यूटी पे गया। तो जब हमें 7 तारीख खबर मिली तो हम भी वहाँ पर गए। तो हमने जब जगह का मुआयना लिया तो हमें कोई और खबर नहीं मिली। हमारा भी भतीजा हमारा गुमशुदा है और अभी देखो ढूंढने में तो लगे हैं, अभी डेड बॉडी हमें मिली नहीं। और अभी हमारा एक भतीजा वहाँ पर फिर दोबारा आज कल ही फिर दोबारा गया रिटर्न, तो उसके साथ फ़ोन में संपर्क बराबर हो रहा है। अभी तक कोई डेड बॉडीज नहीं मिली। और उसका हमारा ही भतीजे का छोटा बालक 3 साल का, अभी उस घर में बालक है छोटा 3 साल का, मदर है, फादर है और सिस्टर है। किस पोस्ट में थे? ये लाइन फिटर में थे। अच्छा, कहाँ थे? ऋषि गंगा प्रोजेक्ट में थे। कुंदन प्रोजेक्ट, कुंदन कंपनी का नाम कुंदन। उत्तराखंड के चमोली में आई भीषण आपदा में लगातार रेस्क्यू काम किया जा रहा है। सरकार पूरी तरह से लोगों की जान बचाने के लिए हर संभव मदद कर रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने भी आपदा पर दुख जताया और कहा कि पूरा विपक्ष इस आपदा की घड़ी में परेशान और हताश लोगों के साथ खड़ा है। सरकार से भी लगातार वार्ता हो रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत स्वयं नेता प्रतिपक्ष को बचाव राहत कार्य की जानकारी दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का कहना है कि सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको किसी तरह से बाहर निकाला जा सके। साथ ही सरकार को उन्होंने ये भी सुझाव दिया है कि वीडियो इंस्टीट्यूट सहित कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो पर्यावरणीय दृष्टि से हिमालय के क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, ऐसे लोगों से रायशुमारी की जानी चाहिए। और रुड़की के प्रशासनिक भवन में मानव अधिकार कमेटी के अध्यक्ष आनंद वर्धन ने आपदा पर गहरा दुख जताया और प्रदेश सरकार से मृतक परिवारों को 5-5 लाख और घायलों को 1-1 लाख का मुआवजा देने की मांग की है। इसी के साथ उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा। कहा कि इकबालपुर चीनी मिल पर किसानों का करोड़ों का भुगतान बकाया है, जिसे सरकार देने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। प्रदेश सरकार को किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ और हमारे और रुड़की तहसील में कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों ने टीका लगवाया। रुड़की में स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और पुलिसकर्मियों के कोविड वैक्सीनेशन के बाद अब तहसील में भी
अधिकारियों और कर्मचारियों का टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। टीकाकरण की शुरुआत में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, अपर उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नाजिर और अन्य अधिकारियों को टीके की पहली डोज लगाई गई। फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेट करने की प्रक्रिया अब शुरू हुई है। उसके क्रम में तहसील रुड़की में भी आज जो राजस्व विभाग के और हमारे जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिन्होंने कोरोना महामारी में काफ़ी काम किया है, अपना योगदान दिया है, उन सभी को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसके क्रम में जो 226 हमारे चिन्हित बेनिफिशरीज थे, उनमें से आज 120 को टीका लगवाया जाएगा। उसकी प्रक्रिया आपने देखा कि शुरू कर दी गई है। जितने भी हमारे कर्मी हैं जो अंडर ऑब्जर्वेशन हैं, उनमें से किसी को भी कोई साइड इफ़ेक्ट सिम्टम नहीं है। और हमारी सबसे यही अपील और आग्रह है कि अपनी बारी आने पर आप ज़रूर वैक्सीन को लगवाएं और इसमें किसी प्रकार की भय या आशंका ना रखें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से फ्रंटलाइन वर्कर्स को जो हमारे सेकेंड स्टेज शुरू हो गया है, उसके अंदर फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है, जिसमें कि तहसील के कर्मचारी, नगर पालिका के कर्मचारी, पुलिसकर्मी, टीचर्स, रेवेन्यू के कर्मचारी, जो भी अब जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिन्होंने कोविड में काम कर रहे हैं या करना पड़ सकता है, उनको वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है, जिसका कि हमने अभी 3 दिन पहले शुभारंभ कर दिया था। और जसपुर विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां पर प्राथमिक उपचार के लिए डॉक्टर ही नहीं है और इसका खामियाजा वहां की जनता को भुगतना पड़ता है। इन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मरीज तो आते हैं, लेकिन चिकित्सा न होने की वजह से बिना उपचार के उन्हें मायूस वापस लौटना पड़ता है। जसपुर के परतामपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के लिए अस्पताल में सिर्फ फार्मासिस्ट ही मौजूद रहते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो कई बार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रथम उपचार न मिलने से कई बड़ी घटनाएं भी हो जाती हैं। वहीं अब ग्रामीणों ने यहां पर डॉक्टर की मांग की है। डॉक्टर की तैनाती न होने पर धरने की चेतावनी दी है। हालांकि जसपुर चिकित्सा अधिकारी हितेश शर्मा ने यह बताया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर्स की नियुक्ति के पत्र लिखे गए हैं और जल्द ही इस समस्या का समाधान भी हो जाएगा। ये समस्या है कि यहाँ एक डॉक्टर होने चाहिए उपलब्ध। डॉक्टर समय पर क्या है? इलाज नहीं मिल पाता इन्हें समय पे। डॉक्टर्स हैं तो वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 8 हमारे यहाँ हेल्थ एंड सब सेंटर बने हुए हैं, उनमें हमारे यहाँ पे सेवाएं दी जा रही हैं। जहाँ तक पीएचसी का सवाल है, पीएचसी पे हमारे पास डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। इसके लिए हमने ऊपर शासन को लिखा है। हो सकता है जल्द ही नियुक्ति हो जाए और उसमें सेवाएं मिलनी प्रारंभ हो। और देश भर में चल रही एनएसयूआई की मुहिम नौकरी दो नहीं तो डिग्री वापस लो की मुहिम अब तेज हो गई है। आज एनएसयूआई के उत्तराखंड प्रभारी सतवीर चौधरी ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इस मुहिम को लॉन्च किया। इस मौके पर एक प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि आज देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि हर एक छात्र केवल डिग्री लेकर सड़कों पर भटक रहा है। यदि सरकार बेरोजगारों को नौकरियां नहीं दे सकती है तो उनकी डिग्रियों को वापस लिया जाए। सतवीर चौधरी ने कहा कि इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हजारों की संख्या में डिग्रियां भेजी जाएंगी। देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेके आज एनएसयूआई ने नौकरी दो या डिग्री वापस लो का एक कैंपेन जो है देहरादून कांग्रेस मुख्यालय से शुरू किया है। इस मुहिम का उद्देश्य ये है कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देश के नौजवानों को दिया जाएगा, लेकिन अगर आप देखें धरातल पे, चाहे उत्तराखंड में हो, उत्तराखंड में आज बीजेपी की सरकार है, बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं जो है नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए की थी, लेकिन कहीं भी वो घोषणा जो है इम्प्लीमेंट उसका हुआ नहीं। छात्रों को बेरोजगार, नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। आज सड़कों पे आप देखते हो हजारों लाखों की तादाद में जो है रोजगार को लेके हमारे नौजवान जो है सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, लेकिन सरकार जो है पुलिस के दम पे, लाठी के दम पे उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास करती है। और जसपुर ब्लॉक परिसर में योजना आयोग के उपाध्यक्ष विनय रुहेला ने सभी ग्राम प्रधानों, जिला पंचायतों के साथ एक बैठक की है जिसमें गांव के विकास के लिए चर्चा की गई है। ग्राम प्रधानों के सुझाव लिए गए हैं, साथ ही नई योजनाओं का गांव को कैसे लाभ मिले इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा हुई है। ग्राम प्रधानों की ओर से जिला पंचायतों ने योजना आयोग उपाध्यक्ष के सामने अपनी बातों को रखा और समस्याओं को जल्द ही निराकरण करने का आश्वासन दिया।
इस बैठक में 50% ग्राम प्रधान मौजूद रहे। परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस इन दिनों सड़क सुरक्षा महाअभियान चला रही है और इस अभियान के जरिए लोगों को यातायात के नियमों का पाठ पढ़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ शहर की यातायात नियमों को फॉलो कराने वाली ट्रैफिक लाइटें पिछले काफ़ी समय से खराब हैं। ऐसे में परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस का सड़क सुरक्षा माह यह अभियान व्यर्थ होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि साल 2016 में 68 लाख रुपए की लागत से शहर के 7 चौराहों पर ट्रैफिक लाइटें लगाई गई थी, जो कि करीब 5 साल से खराब पड़ी हैं। रुड़की नगर निगम और ट्रैफक पुलिस में तालमेल न होने के कारण इन ट्रैफिक लाइटों को न तो ठीक करने की कोशिश की गई और न ही शुरू करने का कोई प्रयास किया गया। हालांकि पुलिस महकमे का यह कहना है कि जल्द ही ट्रैफिक लाइटों को दुरुस्त करके फिर से इन्हें शुरू कर दिया जाएगा। लाइटों के संबंध में लगातार हम लोगों की मीटिंग भी हुई थी, इसमें प्रशासन भी सम्मिलित था और इसमें जो नगर निगम के द्वारा जो इसमें ट्रैफिक लाइटें लगाई गई थी उसका हैंडओवर जो पुलिस को दिया जाना था, उसमें कुछ समस्याएं बिल को लेके हैं। जो बिजली का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है उसको कौन पे करेगा या उसका क्या वो रहेगा, उसका सब व्यवहार हम लोग निकाल रहे हैं। कुछ लाइटें अभी ख़राब हैं क्योंकि उसके AMC अभी जमा नहीं है। एनुअल मेंटेनेंस जो चार्जेस हैं वो उनको किस तरीके से हम करेंगे, तो एक प्रोसेस में अभी ये है और जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे कि कुंभ से पूर्व हम इन लाइटों को सुचारू रूप से चला सकें। और हरिद्वार में कल होने वाली मौनी अमावस्या स्नान को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। कोविड को लेकर भी प्रशासन ने एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि 11 फरवरी को मौनी अमावस्या और 16 फरवरी को बसंत पंचमी स्नान है, जो कि केंद्र की SOP के अनुसार ही होंगे। स्नान के लिए बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को RT-PCR जांच की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट 72 घंटे की अवधि की होनी चाहिए। नेगेटिव रिपोर्ट न लाने पर श्रद्धालुओं को सीमा पर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। हालांकि स्थानीय लोग नेगेटिव रिपोर्ट की बाध्यता से मुक्त होंगे। प्रशासन ने इसके लिए कोविड पोर्टल भी बनाया है और उस पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बता दें कि इस बार हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। महाकुंभ 12वें साल की जगह 11वें साल में ही आयोजित होगा। कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के साथ ही सकुशल संपन्न कराने के लिए जोरों पर तैयारियां हैं। IG कुंभ संजय गुंजाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बीच कुंभ किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार पूरी तरह से सतर्क है। मेले को 6 जोन 34 सेक्टर में बांटा गया है। शाही स्नान से होने वाले स्नानों के लिए भी पूरी तरह से एहतियात बरती जाएगी, जिसकी तैयारियां हो रही है। देखिए, सिंहद्वार एकदम और प्रेम नगर आश्रम पे 2 फ्लाईओवर्स एक तरह से एक से लगा हुआ एक, इन पे काम चल रहा था और ये काम यद्यपि पहले शुरू हो गए थे, लेकिन इसमें शुरू में जो उसकी अप्रोच वॉल है उसमें कुछ दिक्कत थी। इनफैक्ट वो कई जगहों पे खुल भी रही थी। तो वो फ्लाईओवर का जो एक हिस्सा है जिसको लेफ्ट हैंड साइड हम कह रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा आज चालू किया गया है और इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो पहली बात तो पब्लिक को तो राहत मिलेगी ही, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है जिसमें काम अभी तक रुका हुआ था राइट हैंड साइड पे, वहाँ पे अब हमारी मशीनरी की अप्रोच और सुगम हो जाएगी और काम तेज़ हो पाएगा। तो उससे हमें एक तरह से एश्योरेंस मिला है कि फरवरी के एंड तक इसका दूसरा हिस्सा भी चालू हो जाएगा और इसका पूरा लाभ हम लोग ले पाएंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।